हेलो फ्रेंड्स, नाउ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं और आप लोग इस बार देने जा रहे हैं 12th में बोर्ड एग्ज़ाम सिविक्स एंड हिस्ट्री का, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक अच्छा सा वीडियो, जो कि आप लोग को ज़्यादा कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एकदम रियल बताऊँगी, जो होगा वो आप लोग के सामने होगा। एंड ज़्यादा दिमाग ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा झंझट में नहीं पड़वाऊँगी। जो आएगा मैं वही बताऊँगी एग्जैक्ट। अब एकदम एग्जैक्टली वही तो नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं आप लोगों को ये बाकी टीचर्स की जैसे ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं, मैं एकदम एग्जैक्टली बताऊँगी। आप बस इतना ही पढ़ के जाओ। आप इतना 2 पेज देख रहे हो ना, मैं इस 2 पेज का 1 पेज करके जाऊँगी, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। मैंने अभी ये चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो चैनल था वो अभी मैंने उस पे दूसरे वीडियो डाले हुए हैं, तो इसलिए मैंने 12th के लिए स्पेशली मैंने ये 12th वालों के लिए ही चालू किया है, आर्ट्स वालों के लिए। क्योंकि मैंने देखा था कि आर्ट्स के बच्चों को कोई उतना ध्यान नहीं देता, उतना कोई पढ़ाता नहीं है, जो है वो साइंस के पीछे ही भाग रहा है। तो मैंने सोचा कि यार आर्ट्स वाले भी तो बच्चे हैं, उनको भी कोई चाहिए गाइड करने वाला। मैंने सोचा क्यों ना मैं आर्ट्स के बच्चों को ही पढ़ाऊँ। तो मैंने अभी सारे सब्जेक्ट्स को तो नहीं पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन हाँ मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, यानी कि सिविक्स और हिस्ट्री, मैं 2 सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगी। और जैसा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट आगे कर रहे हो, आप लोग मेरे वीडियो शेयर लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, एंड आप लोग के डाउट्स अगर क्लियर हो पा रहे हैं मेरी वजह से, मैं आप लोग की पढ़ाई करने में सक्षम रहूँगी, तो मैं आगे टीचर्स को रखूँगी या फिर मैं और आगे कंटिन्यू करूँगी सब्जेक्ट्स को। जैसी आप लोग की डिमांड रहेगी मैं वैसा करूँगी। सो फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं इतना बड़ा बड़ा कोटेशन आप लोग को पढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है अपने पास कि हम इतना पूरा पढ़ें, ठीक है? अभी 2 से 3 महीने का समय है, तो मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बता के चलूँगी। इधर से आप देख लीजिए, सत्ता के समकालीन केंद्र, ये आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको ना मिले तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसे चेक करूँगी, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं मिल रहा था मेरा फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने सिस्टम में बदलवाया कुछ, तो वो ठीक हो गया है। तो आप लोग के साथ भी ये इशू क्रिएट हो सकता है कि आप लोग को मेरा फर्स्ट चैप्टर ना दिखे, जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। आप जानते हैं दो ध्रुवीयता में कौन शामिल था? एक तरफ अमेरिका था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था। सोवियत संघ वही जो 15 देशों वाला था, जब जिसमें से रूस निकला हुआ है। तो जब 15 देशों में टूट गया रूस, तो सोवियत संघ का अंत हो गया। आज विश्व में स्वतंत्र देशों ने मिलकर अनेक असैनिक संगठन खड़े किए हुए हैं, जैसे कि नाटो, वारसा, ये सब सैनिक संगठन ही है। ये सब क्यों बनाए गए थे? हमें क्षेत्रीय संगठन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि हमने जैसा सुना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार, ऐसी युद्ध की स्थिति फिर से ना विकसित हो पाए, इसलिए नाटो और वारसा जैसे पैक्ट को बनाया गया। इसलिए हमें ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि हम बनाएं इसे। तो आइए हम देखते हैं। नाटो के घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि इस संगठन का उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती राष्ट्रों की शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। देखिए, मैंने आपको बोला है कि मैं इतना झंझट में नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी, इसलिए मैंने उन्हें पहले से ही अंडरलाइन कर दिया हुआ है। आप इन सबको नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि नाटो के घोषणा पत्र में क्या कहा गया था, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और नाटो के घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती राष्ट्रों की शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करना। इस संगठन के पश्चिमी यूरोप के कई राष्ट्र जुड़े थे, जैसे बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल। ये सारे वेस्टर्न कंट्री हैं जो कि नाटो में जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक अमेरिका भी है, अमेरिका भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो यूरोपीय संघ का निर्माण यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन और एकीकरण के लिए हुआ है। यूरोपीय संघ यानी कि यूएन, जिसमें 7 स्टार लगे हुए हैं, ओके।
अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यह महसूस किया गया कि यूरोप के बाज़ारों का यदि एकीकरण हो जाए तो यूरोप एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उठ खड़ा होगा। यूरोप के देश दूसरे विश्व युद्ध की मार झेल चुके थे। पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका की एक योजना के तहत मदद देने के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरपोरेशन OEEC की स्थापना की गई। 1957 में इसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC का रूप ग्रहण कर लिया। जो पहले 1948 में OEEC था वो अब 1957 में बदल के EEC हो गया। ठीक है, वही है लेकिन अब ये बदल गया। और अगर हम अभी आगे चलते हैं 1993 में आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ EU का स्वरूप ग्रहण कर लिया। है तीनों एक ही, बस नाम में चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले OEC था, फिर EEC हुआ, अब जाके EU है, जिसे हम अब EU के नाम से जानते हैं, यूरोपीय संघ है वो। और आपसे ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि EU का पुराना नाम क्या था। तो EU का पुराना नाम आप बताएंगे OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। आप इतना ये ध्यान रखिएगा। यूरोप संघ का गठन आर्थिक सहयोग के लिए हुआ था, पर उसने एक राजनीतिक संगठन का रूप ले लिया। इसके सदस्य राष्ट्रों ने यह मान लिया कि वे इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से सहयोग करेंगे। अप्रवास यानी एक दूसरे से आकर दूसरे देश में बस जाना, विदेश नीति और सुरक्षा के मामलों में, तथा धीरे धीरे एक साझी मुद्रा यूरो को अपनाना। एंड अब देखते हैं आसियान उद्देश्य पर। शुरू में 5 राज्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में कई देश और इसके सदस्य बन गए। इस संगठन का उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षेस में भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना गया था। इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर भौगोलिक निकटता का प्रभाव, मैंने अभी आपको उतना बता दिया है। अब मैं ये टॉपिक अभी मैं रखती हूँ बाद में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, तो आप इस टॉपिक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आज शाम को, आज रात में या फिर कल मैं सुबह इस पे वीडियो अपलोड कर दूँगी इसको पढ़ा के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ये सारी चैप्टर्स में से बहुत इंपॉर्टेंट है इतना पार्ट। ठीक है, सो बाय। मैं अभी आपको कल मिलूँगी। और आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का होगा, तो आप मेरे इस चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका शॉर्ट आउट दूँगी आपको। ठीक है।